हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको यानी पिछले वीडियो में हमने जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि, उसको हमने पहले पार्ट के तौर पे कुछ हमने आपको क्या किया था, क्वेश्चंस बताया था, जिसमें हमने टोटल आपको पीछे 25 क्वेश्चन बताया था जो एनसीईआरटी का वो निचोड़ था और एनसीईआरटी से ही मिला करके निकाला था हमने। आज हम उसी चैप्टर से फिर से आपको 25 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस है और उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये पूछी जाती है। दोस्तों आप इसे पहले, मुझे पूरा उम्मीद है कि पहले वीडियो आपने देखा होगा, आज इस वीडियो को भी आपने देखिएगा, आपके एग्जाम में, मिड टर्म के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक, यानी हमारे यहाँ देश में जब चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान कुछ प्रतिनिधि होते हैं, उस प्रतिनिधि को चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि होती है वो कई तरह की विधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में हमारे यहाँ ये काम कौन करता है, दो तरह की विधि होती है और इसको काम करने का अधिकार, ये पूछ कर रहा है चुनने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। जो चुनाव होता है उसे, जो प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाचन या चुनाव कहते हैं। और ये चुनाव हमारे यहाँ दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक हमारे यहाँ क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और दूसरा एक चुनाव होता है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं दोनों के जो चुनाव होता है उसी को हम लोग चुनाव की विधि कहते हैं, जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में मतदान के लिए कौन सी शर्त रखी गई है, यानी कौन सा कंडीशन है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है या चुनाव देने की उसको अधिकार मिल जाता है। क्या शिक्षा है, क्या संपत्ति है, क्या आयु है, क्या व्यवसाय है? नहीं, व्यवसाय भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। हमारे यहाँ आधार क्या बनाया गया, आयु। अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है और आपका भारत के मतदाता सूची में नाम आ जाता है तो आप निश्चित तौर पे क्या करेंगे, वोट देने का आपको अधिकार मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या मेरी उम्र 18 साल हो गई और हम वोट दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 18 साल उम्र होने के साथ साथ भारत के मतदाता सूची में भी आपका नाम होना चाहिए। भारत के मतदाता जो सूची होता है, मतदाता सूची जो होता है, उस मतदाता सूची में भी क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, तभी दोस्तों आप वोट दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है लेकिन भारत के मतदाता सूची में किसी कारणवश नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है जब हमारे देश में चुनाव होता है। यानी हमारे यहाँ तो एक ये संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग कैसा एक आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है जिसको संविधान के आर्टिकल 324 में चर्चा की गई है और यहाँ से लेकर के 29 तक इसके बारे में बताया गया है। इसलिए चुनाव आयोग जो है क्या है, एक हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था है। अब कह रहा है कि इसकी क्या भूमिका है, ये क्या करता क्या है। तो क्या चुनाव संपन्न कराता है, बिल्कुल बात सही है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, चुनाव आयोग के पास है। चुनाव का निरीक्षण भी करता है, बिल्कुल चुनाव की देख रेख करना इसी की जिम्मेदारी होती है। जब हमारे देश में या तो लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, तो पूरे देश के चुनाव को जब ये होता है तो निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है। मतदान कराना भी इसी की जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है कि मतदान होता है, किसी पोलिंग बूथ पर कुछ धांधली हो जाती है तो उसको कैंसिल करके दोबारा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है, इसी चुनाव आयोग के है। इसलिए यहाँ पे पुनः मतदान की बात की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सभी हो जाएगा, यानी डी इसका
उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, यानी कौन काम निर्वाचन आयोग करता है। तो देखो दोस्तों, मतदाता सूची तैयार करना भी किसका काम है, निर्वाचन आयोग का ही काम है कि किस व्यक्ति की नाम मतदाता सूची में है, किसका नाम नहीं है। जिसका नाम अगर 18 साल का हो गया है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, आकर के मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको वहां से हटा सकता है। ये सारी जिम्मेदारी करने की किसके पास होती है, चुनाव आयोग के पास होती है। इसके बाद चुनाव की घोषणा करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की ही होती है। चुनाव आयोग ही देखता है कि कहां पर कौन सा चुनाव कराना है, कब कराना है, कहां पर 5 साल पूरा हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी है। इसके बाद मतदान कराने की भी जिम्मेदारी किसके पास होती है, चुनाव आयोग की होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास 11th की। अब कह रहा है कि पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी पूरे देश को लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कितने भाग बांटा गया है। तो टोटल देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। पहले हमारे यहाँ दोस्तों टोटल ऐसे तो मैक्सिमम लोकसभा की मैक्सिमम सीटें 550 निर्धारित की गई है, लेकिन ये हमारे यहाँ 545 होता था, लेकिन इसमें से 2 पार्ट होते थे। एक तो 543 जो निर्वाचित होते थे, जो चुन करके आते थे, और 2 अपना राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन को। अभी इसे रोक दिया गया है। अभी हमारे यहाँ 543 ही निर्वाचन क्षेत्र है जिस पर चुनाव होता है। आगे कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे देश में देखिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का रहा है, यानी कोई भी मान लीजिए कि एक ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो इस एक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि तो कितने भी खड़े हो सकते हैं। आप प्रतिनिधि वहां से 5 खड़े हो सकते हैं, यहां से प्रतिनिधि 10 भी खड़े हो सकते हैं। खड़ा होने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन फाइनली कोई भी प्रतिनिधि जीतता एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति क्या होता है, उसकी जीत होती है, बाकी सबकी हार होती है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाधिक वोट की प्रणाली की विधि को भी अपनाया गया। को भी का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी एक विधि और है, लेकिन ये भी अपनाई गई है। और इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक जिसको वोट मिलेगा वही व्यक्ति जीतेगा। तो खड़ा होने के लिए तो मान लीजिए कि 10 आदमी भी खड़ा हो गए, क्या 10 आदमी को सबसे अधिक वोट मिला? नहीं, जिसको जितना वोट मिलेगा इनमें से किसी को भी एक वोट भी अधिक मिल जाता है, उसी को जीतते हैं और एक ही आदमी जीतता है। इसलिए कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो एक व्यक्ति चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? एक आदमी का चुनाव होता है। ठीक है, खड़ा होने के लिए कई आदमी खड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया। पहली बात तो कई सारे बच्चे एनसीईआरटी का ये शब्द है नहीं समझते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता क्या है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाधिक वोट की प्रणाली कहते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं। और यह हमने कहां से, तो ब्रिटेन से ले रखा है। पहली बात तो आपको एक्स्ट्रा होगा कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब हमारे देश में जिसको अधिक वोट मिल जाता है वो जीत जाता है। अब कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के चुनाव फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया है, प्रत्यक्ष चुनाव में या अप्रत्यक्ष चुनाव में या एबी में, या इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसमें से जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें हम डायरेक्ट जा करके वोट देते हैं, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है और भारत की मतदाता सूची में नाम होता है, वह व्यक्ति जा करके डायरेक्ट अपना वोट देता है। और जब डायरेक्ट वोट देता है तो उसी को हम लोग सर्वाधिक वोट की प्रणाली में मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा,
प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष के लिए अलग सिस्टम होता है, जिसे हम चुनते हैं वो व्यक्ति दूसरे को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम क्या करते हैं कि विधायक को चुनते हैं और वो विधायक जाकर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे हम लोकसभा के व्यक्ति को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस तरह से देखा जाए तो वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें हम एक अलग विधि का प्रयोग करते हैं जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसमें जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें हम इसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी तरह जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बनता है क्लास 12 में, तो 2 नंबर में भी ये लिखने के लिए क्वेश्चन आता है कि इसे आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सीमित रूप को किस चुनाव के लिए अपनाया गया। ठीक हो गया ना, मैंने भी कहा कि विधि की 2 विधि हो गई चुनाव की, एक तो हो गया अप्रत्यक्ष और एक हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। यहाँ पे पूछ रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें हम डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, एमपी और एमएलए इनडायरेक्टली डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं या हम नहीं लेते हैं, जिसे हम चुनते हैं वो जाकर के इनको चुनते हैं। तो इस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। किसको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि इसका उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है। भारत में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, यानी अभी वर्तमान में 2025 की ही बात करिए, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में कौन है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं ये अभी वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष को कब लागू किया गया। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 61 संविधान संशोधन के साथ ही भारत में 21 वर्ष से आयु घटा करके कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष किया गया था। और यह कब किया गया था, 1989 में किया गया था। इससे पहले हमारे यहाँ उम्र कितनी होती थी, 21 वर्ष, लेकिन 61 संविधान संशोधन से किया गया। अब इसमें इसका उत्तर ये होगा जो आपको सी नंबर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना मिलता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है, 2,50,000 रुपया मिलता है। ये वेतन होता है, इसके अलावा उनको भत्ते भी बहुत सारे मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। सबसे पहले हमारे यहाँ केरल में ही क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था 1982 में। इसके बाद से गोवा में किया गया और गोवा के बाद पूरे देश में एक साथ करने का निर्णय ले लिया गया। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है, कौन कराने की जिम्मेदारी उठाता है। तो यह काम किसकी है, चुनाव का, तो भारत के चुनाव आयोग, जो भारत का मुख्य चुनाव आयोग होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और इसमें हमको, आपको, सबको अधिकार मिलता है क्या करने का, वोट देने का और ये काम करने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार कैसा अधिकार है, क्या यह एक कानूनी अधिकार है, नहीं। क्या यह मौलिक अधिकार है, नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ये अधिकार देता है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है और आप भारत की मतदाता सूची में नाम अपना दाखिल करवा लेते हैं, तो आपको भारत में एक वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ये सुनिश्चित कौन करता है, तो ये सुनिश्चित हमारा संविधान हमको करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाता है। अब कह रहा है चुनाव के विवाद को कहाँ चुनौती जाती है। अगर कहीं पे चुनाव में विवाद हो जाए तो कहाँ चुनौती दी जाती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या की जाती है, चुनौती दी जाती है। या तो सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी
या हाई कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय में दी जाती है अगर चुनौती कोई आती है तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, ग्राम सभा में देखने को मिलता है। अगला कह रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देश द्वारा अपनाया गया। पीछे भी हमने बताया कि यह विधि जो है हमने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया है। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड से हमने ये विधि प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है, यानी एससी के लिए प्लस एसटी के लिए, इन दोनों ही समुदाय के लिए भारत में कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये टोटल 131 सीटें क्या है, वर्तमान में अभी आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर 131 हो जाएगा। अगला कह रहा है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार क्या है, यानी सार्वभौमिक बेशक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वह वोट देने लगता है, इसी को सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 18 ये क्वेश्चन हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर इसका होगा। अगला कह रहा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या अपनाई गई है। तो भारत में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, वही व्यक्ति वोट दे सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन ही आपके इजी क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं, और अगर आपको यही क्वेश्चन आ रहे होंगे तो बहुत आपके आसान हो जाते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। अब कह रहा है कि अगला, भारत में सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कब से लागू हुआ। तो ये हमारे यहाँ 1950 से ही लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो आम चुनाव, पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 3 तरह के चुनाव होता है, जिसमें से एक चुनाव कौन होता है, आम चुनाव होता है, जो हमारे यहाँ यह आम चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होता है। कितने साल पर होता है, तो 5 साल पर यह चुनाव होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों परिसीमन आयोग एक अलग चीज है जो निर्वाचन आयोग को डिसाइड करता है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, तो इसमें राष्ट्रपति को ही माना जाता है, क्योंकि यही व्यक्ति परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है, जो हमने चुनाव अपना कराने की जो पद्धति लिया है, वो निम्न में से किस देश के अनुरूप है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि हम जो चुनाव कराते हैं अपने यहाँ सर्वाधिक वोट की प्रणाली हो या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली हो, तो इसमें हम ये दोनों ही विधि हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको फिर से 25 क्वेश्चन कराया इस चैप्टर का। आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।